बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 2 और पॉलिटिकल साइंस 2 का ये लेक्चर 2 है। इसमें हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएस से डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूएस पार्लियामेंट या कांग्रेस क्या है और कांग्रेस के क्या इख्तियारात हैं। तो ये लेक्चर भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं और इसमें यूएस पार्लियामेंट के बारे में बहुत ख़ास तौर पर यूएस सेनेट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेनेट की पावर्स क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम खुसूसी तौर पर ये डिस्कस करेंगे कि यूएस पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं और इसके दोनों हाउसेस जो हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पॉलिटिकल साइंस 2 का लेक्चर 2, यूएस पार्लियामेंट। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 1 का सेक्शन 1 वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बयान करता है और ये सेक्शन नरेट करता है कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of Senate and House of Representatives। तो यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं और इसके दो हाउस हैं। एक इस हाउस को जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जहाँ पे वहाँ का एग्जेक्टिव जो है वो प्रेसिडेंट है। पार्लियामेंट इज बाइकैमरल एंड इज कॉल्ड कांग्रेस। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, बाइकैमरल है और उसको कांग्रेस कहा जाता है। लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है और सीट्स आर एलोकेटेड टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसमें जो सीट्स एलोकेट की जाती है स्टेट्स को वो उनकी पॉपुलेशन के तनासब से की जाती हैं। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको सीटें भी ज़्यादा मिलेंगी, जिसकी कम होगी उसको सीटें भी कम मिलेंगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ 435 सीट। तो जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसकी कुल सीटों की तादाद 435 है और इसमें सिंपल मेजॉरिटी के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 218 वोट चाहिए होते। अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट वेयर 2 सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच स्टेट। अपर हाउस जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हर स्टेट को 2 सीटें दी जाती हैं और ये दोनों सीटें जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के नतीजे में लोग सेनेटर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं। तो इस तरह क्योंकि अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं तो वहां पे सेनेट की कुल सीटों की तादाद 100 है। अब हम दोनों हाउसेस की देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, दोनों हाउसेस की पावर्स क्या हैं और उनके प्रोसीजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो लोअर हाउस है जो डिपेंड करता है ऑन द स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें दी गई हैं और इसमें टोटल सीट्स की तादाद 435 है। रिप्रेजेंटेशन इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। लोअर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स की वो उनकी पॉपुलेशन की बुनियाद पे है। एवरी स्टेट मस्ट सेंड एटलीस्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। तो कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी आबादी इतनी कम है कि अगर पर सीट आबादी के लिहाज से देखा जाए तो उनको कोई सीट नहीं मिलती। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो स्टेट्स जिनकी आबादी कम है और उनकी आबादी 1 सीट के लिए भी कम है तो उसको कम से कम 1 सीट जो है वो उसमें लोअर हाउस में जरूर दी जाती है। तो अमेरिका में 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी आबादी कम है और वो 1 सीट जितनी आबादी नहीं है लेकिन उनको लोअर हाउस में 1 सीट दी गई है। द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज 2 ईयर्स। ये बड़ी एस्टोनिशिंग बात है कि उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो लाइफ है वो 2 साल रखी है और हर 2 साल के बाद वहां पे फिर इलेक्शन होते हैं। एक बार इलेक्शन होते हैं उसी तारीख को जिस तारीख को प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और उसके बाद फिर एग्जैक्ट 2 साल बाद जब प्रेसिडेंट की टेन्योर हाफ गुजर जाती है तो फिर हाउस के इलेक्शन होते हैं। तो इस तरह जो लोअर हाउस है वहां उसकी लाइफ 2 साल की है और ये 2 साल के बाद वहां पे इलेक्शन होते हैं। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व अर्लियर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सदर को ये इख्तियार नहीं है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व कर दे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। तो ये अपनी मियाद पूरी करके खत्म होता है और उसके बाद अगले इलेक्शन में फिर नया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। तो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी डिसॉल्व। इट मीट्स एट रेगुलर इंटरवल बट प्रेसिडेंट कैन कॉल स्पेशल सेशन एट एनी टाइम। सदर के पास ये इख्तियार है कि इसका स्पेशल सेशन बुला सकता है
लेकिन वो अपने मुरव्वजा दस्तूर के मुताबिक जो हाउस है वो खुद फैसला करता है कि उन्होंने अपना सेशन कब करना है, लेकिन सदर के पास ये इख्तियार है कि वो इसका स्पेशल सेशन किसी वक्त भी बुला सकता है। बोथ हाउसेज एडजर्न साइमल्टेनियसली एंड इन केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट द प्रेसिडेंट डिसीजन इज फाइनल। जब कांग्रेस की मीटिंग होनी होती है तो दोनों हाउस की मीटिंग एक साथ ही शुरू होती है, एक ही डेट को शुरू होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अपना इजलास अलहदा शुरू होता है और सेनेट का इजलास अलहदा शुरू होता है, लेकिन होते एक ही डेट से हैं और एक ही डेट को इन्होंने अपने इजलास खत्म करने हैं। और अगर उस डेट का फैसला ना हो सके कि इजलास किस डेट को शुरू करना है या किस डेट को खत्म करना है, तो ये दोनों हाउस मिलकर फैसला कर लेते हैं। अगर ये फैसला ना हो सके तो फिर ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है कि वो फैसला करे कि इजलास का आखिरी दिन कौन सा होगा और किस दिन ये इजलास खत्म होना है। 2020 में जो सेंसस हुए थे उसके मुताबिक जो अमेरिकन स्टेट्स हैं इनमें कैलिफोर्निया सबसे बड़ी स्टेट थी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी और इसको उन्होंने लोअर हाउस में 52 सीट्स दी हुई थी। और 6 स्टेट्स ऐसी थी जिनकी आबादी कम थी, इसलिए उनको आइन के मुताबिक मिनिमम या एक सीट जरूर मिलनी थी, तो इसलिए उनको एक एक सीट दे दी गई। और जिन स्टेट्स को एक एक सीट दी गई उसमें अलास्का है, डेलावेयर है, नॉर्थ डिकोटा है, साउथ डिकोटा है, वर्माउंट है और वायोमिंग है। तो ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी आबादी कम है और इनको उन्होंने एक एक सीट जो है वो दी हुई है। ये अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एलोकेशन है सीट्स की। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कैलिफोर्निया की स्टेट है ये इसको उन्होंने 52 सीट्स दी हुई हैं। इसके अलावा जो बाकी अहम सीटें हैं ये फिलाडेल्फिया की ये सीटें 28 हैं, न्यूयॉर्क की ये 26 हैं। अब इसमें जो कंपोजिशन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की उसमें जो सीट्स हैं वो 435 मैंने आपको बताया जो स्टेट्स को एलोकेट की गई हैं। 6 सीट्स ऐसी हैं जो नॉन वोटिंग मेंबर्स की हैं और इनमें से 5 नॉन वोटिंग डेलीगेट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएस टेरिटरीज ऑफ गुआम, यूएस वर्जिन आइलैंड, कॉमनवेल्थ ऑफ द नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड और अमेरिकन सैमुआ, और उसके बाद एक नॉन वोटिंग रेजिडेंट कमिश्नर है इनका जो 4 इयर्स टर्म के लिए आता है, वो पर्टो रिको से आता है। तो ये जो 6 सीटें हैं ये नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं। ये हाउस में बैठते हैं लेकिन ये किसी ये डिबेट कर सकते हैं किसी इशू पे, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते। तो जो वोटिंग मेंबर्स हैं वो 435 हैं और 6 नॉन वोटिंग मेंबर हैं। तो इस तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की उन्होंने स्ट्रक्चर वहां पे यूएसए में बनाई हुई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें एज की लिमिट 25 साल से ज्यादा है, यूएस का सिटीजन हो और पिछले 7 साल से यूएस का सिटीजन हो, यानी नॉन बॉर्न अमेरिकन भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। एक बंदा माइग्रेट होकर अमेरिका चला गया, वहां उसने सिटीजनशिप ले ली और 7 साल तक अमेरिका में रहने के बाद वो वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ने का अहल हो सकता है। मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में से इलेक्शन लड़ना है उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो न्यूयॉर्क का सिटीजन है, न्यूयॉर्क का रहने वाला है और वो इलेक्शन जो लड़ेगा वो जाके अलास्का से लड़ सकता है या वो कैलिफोर्निया से लड़ सकता है। वहां एक स्टेट का रेजिडेंट दूसरी स्टेट्स में जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिस स्टेट का सिटीजन है वहीं से वो इलेक्शन लड़ेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अमेरिकन में डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि वो यूएसए के भी सिटीजन हैं और स्टेट के भी सिटीजन हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी है कि जिस स्टेट का वो सिटीजन है उसी स्टेट में से वो इलेक्शन लड़ सकता है। इन सम स्टेट्स दी मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी या लोकेलिटी रूल्स। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको फर्दर ज्यादा डिफाइन किया हुआ है कि लोकेलिटी रूल्स बनाए हुए हैं उन्होंने कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो रहता है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। तो अमेरिका के अंदर जो है एक स्टेट का बंदा दूसरी स्टेट से इलेक्शन नहीं लड़ सकता और बाहर स्टेट्स ऐसी हैं कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसका वोट दर्ज किया हुआ है सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, उसकी बाहर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ही मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के किसी पब्लिक पोस्ट के ऊपर ना लगा हुआ हो, तो जो पब्लिक पोस्ट पे लगे हुए हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। तो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बड़ी सिंपल हैं, इसके अंदर कोई और ऐसी कंडीशंस नहीं उन्होंने लगाई हुई कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो प्रिविलेज हैं इनको फिक्स सैलरी और अलाउंस मिलता है,
इनको इम्यूनिटी है कि जब वो हाउस के अंदर डिबेट कर रहे हों तो उनकी डिबेट को बुनियाद बना के उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस रजिस्टर नहीं हो सकता। वो अपना माइंड स्पीक कर सकते हैं और जो कुछ वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहेंगे उसके उनकी तकरीर के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दे शैल इन ऑल केसेस एक्सेप्ट ट्रीजन, felony or breach of the peace be privileged from arrest during their attendance at the session। अगर उन्होंने सेशन अटेंड करना हो तो उनको किसी क्रिमिनल केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट 3 केसेस। एक तो ट्रीजन का केस हो उनके ऊपर, दूसरा फेलेनी हो तो बहुत गंभीर किस्म का उन्होंने क्राइम कमिट कर दिया हो, सीरियस क्राइम कमिट कर दिया हो, एंड ब्रीच ऑफ द पीस या उन्होंने ब्रीच ऑफ पीस की हो। इन 3 केसेस में अगर वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उनको आज़ादी है कि वो सेशन जाके अटेंड करें एंड गोइंग टू एंड रिटर्निंग फ्रॉम द सेम। और वो जब इजलास शरीक होने के लिए जा रहे हो या इजलास खत्म हो और वो वापस अपने घर जा रहे हो तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इन 3 केसेस के अलावा अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स को ये प्रिविलेज है कि उनको बाकी केसेस में ड्यूरिंग दैट सेशन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कमेटी ऑफ द हाउसेस स्ट्रक्चर के हिसाब से जब हाउस मुकम्मल हो जाए तो उस हाउस की बहुत सी कमेटीज बना दी जाती हैं और ये स्टैंडिंग कमेटीज हैं और इन कमेटीज को फिर मुख्तलिफ नेचर के जो है लेजिस्लेटिव वर्क वो अलॉट किया जाता है। द हाउस सिलेक्ट्स अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग एंड रेगुलर कमेटीज फ्रॉम अमंग्स्ट द मेंबर्स। द कमेटीज एग्जामिन ऑल बिल्स, रेफर टू देम एंड इन मोस्ट केसेस दीज कमेटीज इंट्रोड्यूस द बिल इन द हाउस। जब भी कोई लेजिस्लेशन करनी होती है तो वो लेजिस्लेशन उस रेलिवेंट कमेटी के हवाले कर देती है। वो कमेटी बैठ के वो ड्राफ्ट मुकम्मल करती है जो उन्होंने ला बनाना हो और यही कमेटी फिर हाउस के अंदर अपना वो ड्राफ्ट जो है या बिल जो है वो पेश करती है। उस पर फिर डेलिब्रेशन होती है, फिर उस तरह वो अगर पास हो जाए असेंबली से तो वो फिर ला बन जाता है। अमेरिका की जो हाउस ऑफ कमेटीज हैं वो तकरीबन 26 के करीब हैं जिनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ नेचर के जो है लेजिस्लेशन के वर्क दिए जाते हैं और यहाँ तक उनकी तादाद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर उस कमेटीज के नाम आपने डिटेल में पढ़ने हो तो आप उसको पढ़ सकें। और नीचे जो है ये उनकी सिलेक्ट कमेटीज़ हैं और उनके नाम हैं। ये 6 उनकी सिलेक्ट कमेटीज़ हैं जो मुख्तलिफ नौयत की लेजिस्लेटिव वर्क करती हैं। तो इस तरीका के उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मुख्तलिफ कमेटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इलेक्शन के बाद जब हाउस पहली मीटिंग करता है तो अपना स्पीकर जो है वो इलेक्ट करता है। The House elects its own speaker who presides over the session। ये स्पीकर जो है ये अपने हाउस का जितना भी इजलास होता है इसको प्रिजाइड करता है। The election of the speaker is held on party lines। He is the nominee of the majority party। जैसे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है तो जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका स्पीकर मुंतखब हो जाता है, तो इसी तरह अमेरिका में पार्टी लाइन्स के ऊपर इंतखाबात होते हैं और जिस पार्टी की अक्सरियत होगी हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में उसका स्पीकर मुंतखब हो जाएगा। स्पीकर टेक्स पार्ट्स इन डिबेट्स एंड कास्ट हिज वोट इन केस ऑफ ए डेडलॉक। स्पीकर जो है वो तमाम डिबेट्स में हिस्सा लेता है, अपना इजहार राय करता है और उसके बाद जब वोटिंग होती है अगर वोटिंग में डेडलॉक हो जाए कि दोनों तरफ के वोट एक जैसे हो जाएं तो फिर स्पीकर अपना वोट जो है वो कास्ट करता है और जिस तरफ स्पीकर अपना वोट कास्ट कर दे उस तरफ वाला फैसला माना जाता है। तो स्पीकर जो है वहां पे उसको ये इख्तियार है कि जब डेडलॉक आ जाए किसी बात पे और दोनों तरफ के वोट देने वालों की तादाद बराबर हो जाए तो फिर स्पीकर अपना फैसला कुन वोट डालता है और जिस तरफ स्पीकर अपना वोट डाल दे उस तरफ का फैसला तस्लीम कर लिया जाता है। ही इज द लेजिस्लेटिव लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। अब स्पीकर के पास 1911 से पहले बहुत इख्तियारात थे। स्पीकर जो है वो हाउस की कमेटीज भी खुद बनाता था, उसके मेंबर्स भी खुद रखता था और खुद एक कमेटी थी जो कमेटी ऑफ रूल्स है उसका वो मेंबर भी था और उसका चेयरमैन भी बन जाता था। लेकिन 1911 के बाद उसके इख्तियारात खत्म कर दिए गए और अब जो कमेटीज बनाई जाती हैं वो हाउस पूरा मिल के खुद कमेटीज बनाता है कि किस किस कमेटी में किस किस मेंबर ने जाना है। तो इस तरीके से अब स्पीकर की पावर जो है वो 1911 के बाद कम हो गई हैं, लेकिन 1911 से पहले स्पीकर वाज ऑल पावरफुल इन मेकिंग दी कमेटीज और उसका अब अमल दखल कमेटीज बनाने में खत्म हो गया है। लेजिस्लेटिव पावर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत ज्यादा है। ये लेजिस्लेशन शारी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका एक अहम मेंबर है अलॉन्ग विद द सेनेट। The House of Representatives enjoys co-equal or coordinated authority with Senate in legislature and financial sphere। जो House of Representative है ये
सेनेट के साथ मिलकर लेजिस्लेशन करता है। यानी लेजिस्लेशन के दो वहां पे आप कह लें कि हैं, एक पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होगा, फिर वो जाके सेनेट में पास होगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा कि वो उसको असेंट करे। तो इस तरह ये को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की और सेनेट की कि वो मिल के लेजिस्लेशन करते हैं। ऑर्डिनरी बिल कैन बी ओरिजिनेटेड इन एनी ऑफ द हाउस। जो आम बिल हैं लेजिस्लेशन के, वो दोनों हाउसेज में से किसी एक में पेश हो सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल है, जो बजट का बिल है या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई बिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ओरिजिनेट हो सकता है। मनी बिल के अलावा जितने बाकी बिल हैं वो दोनों हाउसेज में से किसी एक में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या पेश हो सकते हैं, लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ लोअर हाउस में पेश हो सकता है। ये इसका प्रेरोगेटिव है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि मनी बिल सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया जाए। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट द मैटर इज टेकन थ्रू म्यूचुअल give and take and a conference committee comprises 3 to 9 members from each house to resolve the deadlock। अगर कानून साजी पे किसी किस्म का डेडलॉक हो जाए, और डेडलॉक इस किस्म का हो कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई मसवदा बना रहा हो और कांग्रेस कोई और मसवदा बना रही हो लेजिस्लेशन का उसी एक इशू के बारे में, तो फिर दोनों हाउस के अंदर इस तरह का अगर डेडलॉक आ जाए तो उसके लिए फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह है कि इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स भी लिए जाते हैं और सेनेट के मेंबर्स भी लिए जाते हैं, और इनकी तादाद 3 से 9 के दरमियान हो सकती है कि 3 से 9 मेंबर्स लिए जाएंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और इतने ही इक्वल मेंबर लिए जाएंगे सेनेट से। ये एक कमेटी बना दी जाएगी और ये कमेटी बैठ के डेडलॉक को खत्म करेगी, और जब डेडलॉक खत्म हो जाएगा तो फिर उसमें लेजिस्लेटिव का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा। तो वहां पे एक सेफ्टी वॉल्व दिया हुआ है, दोनों हाउसेज के दरमियान अगर डेडलॉक आ जाए तो उस डेडलॉक को रिमूव कैसे करना। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास इलेक्टोरल पावर भी है। इलेक्टोरल पावर बहुत अहम है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास है, और वो ये है कि इफ नो कैंडिडेट वन अ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरल वोट्स, अगर कोई सदारती उम्मीदवार इलेक्टोरल वोट में मेजॉरिटी हासिल ना कर सके, ये 12वीं तरमीम में उन्होंने ये रखा था, तो फिर उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वुड इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द सेनेट वुड इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट इन अ प्रोसीजर नोन एज कंटीजेंट इलेक्शन। अगर सदारती इलेक्शन में कोई उम्मीदवार मेजॉरिटी वोट ना ले सके तो फिर उसका तरीकाकार ये रखा हुआ है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फैसला करेगा, वो वोट डालेगा कि उसमें से किसको सदर चुनना है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को सदर चुन लेगा और जो सेनेट है वो उसमें नायब सदर को चुनेगा। तो इस तरीके से वो अपने सदर का और नायब सदर का फैसला करते हैं, और इसको कहते हैं कंटीजेंट इलेक्शन। कंटीजेंट इलेक्शन जो है सदर का, वो अगर जरूरत पड़े होने की तो वो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेगा। कंटीजेंट इलेक्शन हैज बीन इंप्लीमेंटेड ट्वाइस इन द नेशंस हिस्ट्री अंडर द 12th अमेंडमेंट। अमेरिका में 2 बार कंटीजेंट इलेक्शन हुए हैं। पहली बार कंटीजेंट इलेक्शन जो हुआ वो प्रेसिडेंट का हुआ 1825 में, जब उन्होंने जॉन क्विंची एडम्स को अपना सदर चुना और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने चुना, और उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ 1837 में, तो वो सेनेट ने फिर वाइस प्रेसिडेंट चुना। तो इस तरह सदर के चुनने का इख्तियार उस सूरत में अगर इलेक्टोरल कॉलेज में मेजॉरिटी का फैसला ना हो सके तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फैसला करता है कि मुल्क का सदर किसको होना है, और उसके लिए 3 नॉमिनेशंस जाती हैं इसके पास, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, तो वो उन तीनों में से जो सिंपल मेजॉरिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ले ले तो उसको सदर बना दिया जाता है। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, वो किसी किस्म का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू नहीं कर सकते, वो किसी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ये इख्तियार नहीं है। जुडिशियल पावर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। अगर किसी के खिलाफ, सदर के खिलाफ या किसी और सरकारी अहलकार के खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग होनी है तो उसका आगाज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक मोशन पेश की जाएगी, मोशन ऑफ इंपीचमेंट, और उस इंपीचमेंट में वोटिंग होगी। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फैसला कर लें कि ऐसे हालात मौजूद हैं जिसके तहत इंपीचमेंट हो सकती है, तो फिर वो इंपीचमेंट की करारदाद जो है वो अप्रूव कर देते हैं, और उस अहलकार के खिलाफ, वो प्रेसिडेंट है या कोई और है, उसके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू होती है।
इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए जरूरी है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक मोशन पेश की जाए और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर उस मोशन को अप्रूव कर दें, तब जाके इंपीचमेंट शुरू हो सकती है, वरना इंपीचमेंट शुरू नहीं हो सकती। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का बहुत अहम रोल है जो जुडिशियल पावर है उसके पास फॉर इंपीचमेंट। लोअर हाउस जो है वो शेयर करता है पावर टू डिक्लेयर द वार, और जो लोअर हाउस का अगर फैसला करें पूरी दुनिया के अंदर, तो अमेरिकन लोअर हाउस जो है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत वीक चैम्बर है एज कंपेयर टू देयर सेनेट। इसके पास इख्तियारात महदूद हैं, इसके पास बहुत थोड़े इख्तियारात हैं, इसलिए कहा जाता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज अ वीक चैम्बर। अब देखते हैं कि अमेरिकन सेनेट की क्या स्ट्रक्चर है और उसकी पावर्स क्या है। अमेरिकन सेनेट में टोटल सीटों की तादाद 100 है और हर स्टेट में 2 सेनेटर्स लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, इसलिए टोटल सेनेटर्स की तादाद वहाँ पे 100 है। प्रीवियसली द सेनेटर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, बट इन 1913 बाय 17th अमेंडमेंट सेनेटर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स। 1913 तक सेनेटर्स जो थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आते थे, लेकिन जब 17वीं तरमीम आई 1913 में, तो उसके बाद सेनेटर्स का इलेक्शन डायरेक्टली होता है और लोग वोट डाल के अपने सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं। यूएस सेनेटर इज द बैकबोन ऑफ द यूएस फेडरल सिस्टम, क्योंकि वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरेशन है, और फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में होती है, तो इसलिए सेनेट एक स्ट्रॉन्ग इदारा है जो यूएस फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सेनेटर की क्वालिफिकेशन में उसकी एज 30 ईयर्स है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपने देखा था 25 है, तो यहाँ 30 साल है। रेजिडेंट हो यूएसए का 9 साल से, और रेजिडेंट उसी स्टेट का हो जिसमें से उसने सेनेटर बनना है, और मस्ट नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ यूएस, वो किसी पब्लिक ओहदे पे ना मौजूद हो तो वो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सिंपल उन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन रखी हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे हमने कहा था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपना स्पीकर इलेक्ट करती है, तो यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर जो है उसका, वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो हमेशा सेनेट की कार्रवाई जो है उसको प्रिजाइड करता है, वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। वो उसका मेंबर नहीं है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेनेट, बट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सेनेट। तो ये बहुत अहम ओहदा है जो वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है, कि वो सेनेट के चेयरमैन के तौर पर भी वो काम करता है। द सेनेटर ऑल्सो इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट हु प्रिजाइड्स इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सेनेटर अपनों में से ही किसी एक को प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी जगह मसरूफ हो, वो सेनेट के इजलास की सदारत ना कर सकता हो, तो फिर उस सूरत में जो प्रेसिडेंट है वो उसकी सदारत करेगा। ही इज एक्चुअली द नॉमिनी ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो ये प्रेसिडेंट जो है, ये सेनेट में जो मेजोरिटी पार्टी हो उसका आदमी जो है, वो उसका मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट चुना जाता है, सेनेट का प्रेसिडेंट चुना जाता है। सेनेट में भी उसी तरीके से कमेटीज बनाई जाती हैं जिस तरीके से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कमेटी बनाई जाती हैं। सेनेट इज डिवाइडेड इनटू number of committees. Each committee perform particular functions of the state. Some important committees are finance, foreign relations, judiciary and interstate commerce. जो ये 4 कमेटीज हैं, ये बड़ी अहम कमेटी समझी जाती हैं सेनेट के अंदर। All matters are referred to the relevant committees for deliberation and advice. जिस तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लेजिस्लेशन के लिए वो तमाम काम जो है रेलिवेंट कमेटी के हवाले किया जाता है, तो सेनेट में भी इसी तरह जो कमेटी है उसके जुम्मे लेजिस्लेशन का काम उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। अ सेनेटर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 2 कमेटीज। सेनेटर पे ये पाबंदी है कि वो सेनेट की जो कमेटीज हैं उनमें से सिर्फ 2 कमेटीज के मेंबर बन सकते हैं, 2 कमेटीज से ज्यादा का कोई भी सेनेटर मेंबर नहीं बन सकता। सेनेटर्स को एक प्रिविलेज हासिल है, वो ये है कि सेनेटर जब स्पीच करने लगे तो उसके पास वक्त जो है वो लामहदूद है, जितना अरसा वो चाहे वो स्पीच कर सकता है, उसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। वो चाहे तो कई कई दिन तक स्पीच कर सकता है, और इस उसका जो प्रिविलेज है सेनेटर्स का, इसको फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। ये जो प्रिविलेज है सेनेटर का कि वो लामहदूद वक्त तक के लिए तकरीर कर सकते हैं, इसको फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। तो अमेरिकन सेनेट के अंदर ये प्रिविलेज मौजूद है कि जो सेनेटर्स हैं वो लामहदूद टाइम तक के लिए वो तकरीर कर सकते हैं। इन 1919 एन अमेंडमेंट वाज मेड एंड स्पीच कैन बी पुट टू एन एंड बाय 2/3 मेजोरिटी एंड मोशन मस्ट बी मूव्ड बाय 16 सेनेटर्स। अगर कोई सेनेटर तकरीर कर रहा हो और वो बेतहाशा टाइम लेता जाए और तकरीर खत्म ही ना करे, तो फिर 1919 में उन्होंने एक कानून पास किया कि 16 सेनेटर्स अगर एक तहरीक मूव करें
हाउस के अंदर और उस पर वोटिंग हो और 2/3 मेजोरिटी वाले कह दें कि इसकी तकरीर खत्म कर दी जाए, तो फिर जो चेयरमैन होता है सेनेट का वो उस तकरीर को खत्म करा देता है। अगर ये इस तरह की मोशन पास ना हो तो फिर सेनेटर लामहदूद टाइम तक के लिए तकरीर जारी रख सकता है, उसकी टाइम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसको फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। अब सेनेट्स की पावर्स क्या है? अमेरिकन सेनेटर्स बहुत ज्यादा पावर्स एंजॉय करता है। दुनिया में जितने भी अपर हाउस हैं उनमें सबसे ज्यादा पावर्स अमेरिकन अपर हाउस के पास है। इसके पास जो पावर्स हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, ये स्वाय मनी बिल के तमाम लेजिस्लेटिव पावर्स जो लोअर हाउस के पास है वो इसके पास भी हैं। फाइनेंशियल पावर्स में यूएस सेनेटर कैन अमेंड द मनी बिल, ये मनी बिल को अमेंड करने का इख्तियार भी इसके पास सेनेट के पास है। ये मनी बिल वहां पे इनिशिएट नहीं हो सकता, लेकिन जब मनी बिल पास हो जाए लोअर हाउस से तो ये उसको अमेंड करने की इसके पास पावर्स हैं। एग्जेक्टिव पावर इसके पास, तमाम एग्जेक्टिव पावर इसके पास है, जो जजेस अपॉइंट करने हैं, जो आला ब्यूरोक्रेसी ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन में जो पोस्टिंग्स होनी है वो सारी की सारी उसकी रेटिफिकेशन जब तक सेनेट से ना हो प्रेसिडेंट उनके ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। तो एग्जेक्टिव पावर्स बहुत ज्यादा हैं सेनेट के पास। कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, जितने भी ट्रीटीज करने हैं, जितने भी वाहिदे करने हैं, जितने भी मुल्कों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स करने हैं, उसकी रेटिफिकेशन सेनेट से होगी और 2/3 मेजोरिटी के साथ होगी, तब जाके वो अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ अपने मुआहदे साइन करेगा। जुडिशियल पावर्स हैं सेनेट के पास, और ये जुडिशियल पावर इतनी बड़ी है कि अगर इंपीचमेंट करनी हो किसी भी शख्स की, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट या किसी जज की, तो ये पूरा हाउस जो है सेनेट, ये एक कोर्ट का जो है वो दर्जा रखती है और इसको कोर्ट के जो इख्तियारात मिल जाते हैं पूरे सेनेट को, और एक्ट एज कोर्ट फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज पावर्स टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसकी जुडिशियल पावर ये है कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई जो है वो सेनेट के अंदर होती है और सेनेट उस अरसे तक जब वो इम्पीच कर रहा हो इसको अदालती इख्तियारात हासिल हो जाते हैं। एक और पावर है सेनेट के पास कि जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने का इख्तियार भी जो है वो सेनेट के पास है। सदर उस वक्त तक उनके ऑर्डर इशू नहीं कर सकता जब तक सेनेट से उनकी रेटिफिकेशन ना हो जाए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार सेनेट के पास है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इख्तियार इसके पास है। सेनेटर अपॉइंट्स कमेटी टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बड़ा इख्तियार है सेनेट के पास कि वो एक कमेटी अपॉइंट कर सकता है सेनेटर्स की, जो ये देखे कि सदर जो है वो अपनी इंतजामिया किस तरीके से चला रहा है, उसमें अगर कोई खराबी हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेनेट एक कमेटी बना देता है और वो कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट सेनेट में पेश करती है। द कमेटी एक्सपोजेस द स्कैंडल्स एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की वो गलत हरकतें हैं, गलत कारियां हैं, तो वो कमेटी उनको फिर सामने लाती है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई इनएफिशिएंसी हो उसको भी सामने लाती है। तो ये कमेटी जो सेनेट की है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो जितनी पावर्स हैं इस वक्त यूएस सेनेट के पास, उसके हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में जितने भी अपर हाउस हैं, द यूएस सेनेट इज द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाला अपर हाउस है जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं। सदर के तमाम इख्तियारात जो हैं वो सेनेट के ताबे हैं कि जब तक सेनेट रेटिफाई नहीं करता सदर उस वक्त तक अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता। वो अपॉइंटमेंट के हों, वो दूसरे मुल्कों के साथ मुआहदे के हों, वो इम्पीचमेंट के हों, या इवन वो सदर की इम्पीचमेंट भी हो, वो भी सेनेट के पास आती है। तो सेनेट बहुत ज्यादा ताकतवर इदारा है अमेरिका का। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूएस पॉलिटिकल सिस्टम और ख़ास तौर पर हमने उनकी लेजिस्लेचर का जो रोल है वो देखा है। कल हमारा लेक्चर होगा यूएस पॉलिटिकल सिस्टम पे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या तरीकाकार है। तो उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।